ओके, सो हमारा मैग्नेटिज्म का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने 3 चैप्टर्स पढ़े, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद है जो मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड टॉपिक है, बट मैग्नेटिज्म नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अलग ही पार्ट है। सो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो चैप्टर है हमारा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और कुछ बुक्स में EMF भी बोलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। सो आप जैसा चाहे EMI और EMF दोनों भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो हम देख लेते हैं हमारा जो चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब हम स्टार्ट करते हैं, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी होती है, जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ था, यहाँ पर भी हम उसे डिस्कशन करेंगे। वो है हमारा फ्लक्स। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे सबसे स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चैप्टर का बेसिक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बाकी चीज़ें थोड़ा सा टफ रहेंगी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये नहीं टेंशन लेना कि सर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसे भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आ जाए और मैग्नेटिक भी आ जाए, तो हम सिंबल चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक में ई लिख सकते हैं, मैग्नेटिक में एम लिख सकते हैं। अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एम लिखो, ठीक है। लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाएंगे, किस में आएंगे, EM वेव में दोनों एक साथ आ जाने वाले हैं, तो फिर हम अलग अलग लिख देंगे। बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि फाई मतलब फ्लक्स, और बिकॉज मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फॉर्मूला यार सेम रहता है जो पहले था मैग्नेटिक फ्लक्स का, या कोई सा भी फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक हो, हमें पता है फ्लक्स रहता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, वहां पर E डॉट डी ए होता है, यहाँ पर रहेगा B डॉट डी ए, बिकॉज हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये तो फिक्स ही है। इसमें से कुछ चीजें हैं वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं, जैसे फ्लक्स का यूनिट। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है पर्टिकुलर, और इसका जो यूनिट है वो है वेबर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। इसको लिखते हैं स्मॉल WB से भी लिख सकते हैं, वेबर, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्लक्स यूनिट। सो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए हम इसे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, किसे, बी को, मैग्नेटिक फील्ड को। इसीलिए इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये तो सिंपल एरिया है, इसका यूनिट तो हमें पता ही है, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है। ये हमारे फ्लक्स का यूनिट। अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी है, जैसे हमने वहां पर भी देखी होंगी कि इफ B is constant for a particular area, B is constant for given area, जिस भी एरिया के लिए हमें फाइंड करना है फ्लक्स, वहां पर अगर B कांस्टेंट है, तो मैंने पहले बताया था B कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्या आ जाएगा, वेक्टर B डॉट इंटीग्रेशन ऑफ DA, और मुझे पता है कि DA का इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया वेक्टर ही आने वाला है, मतलब क्या हो जाएगा, B वेक्टर इंटू A वेक्टर, विच इज अ डॉट प्रोडक्ट। सो सिंपल मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा BA cos थीटा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कब, जब B हमारा कांस्टेंट होगा उस गिवन एरिया में। और अगर वेरिएबल है तो कोई टेंशन नहीं, हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। सो इफ B is variable,
अगर b वेरिएबल है तो फिर कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेट करेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट डी ए, और चाहें तो डॉट प्रोडक्ट हटा के कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो लिख सकते हैं इसको b इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि b कांस्टेंट है कि नहीं। हमने ये कई बार देखा हुआ है कि अगर कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बताओ यार, अभी किसी को कोई डाउट है कि ये फ्लक्स में क्या टेंशन है? अब बात आती है ये थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें एरिया वेक्टर, और हमें पता है एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एरिया वेक्टर इज perpendicular to the plane of area, perpendicular to the plane of area। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि एंगल एग्जैक्टली किन चीज़ों के बीच में हमें ध्यान देना है। तो एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, मुझे लगता है इसमें कुछ डाउट नहीं है। मैंने कई बार ये चीज़ें थोड़ी सी बताई थी, और ऐसे एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किए हुए थे। आपको काफ़ी सारे इस टाइप के एग्जांपल मैंने बताए थे। लेट्स से ये एग्जांपल एक था, बहुत ही फेमस है ये। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एरिया इज लाइक दिस, ये एरिया है, ठीक है, एक लूप है, स्क्वायर लूप है एल लेंथ का, और मैग्नेटिक फील्ड है बी की। सो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस? सो द प्लेन, द लूप is parallel, the loop is parallel to the b, b वेक्टर के कैसे पैरेलल है, बट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है और बी पैरेलल है, मतलब बी इसी प्लेन में है, जबकि एरिया वेक्टर इसका क्या कैसा होगा, अप या डाउन, दो पॉसिबिलिटी हैं। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इज एट 90 डिग्री विद बी। सो बी वेक्टर से कैसा है एरिया वेक्टर, 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब हम सीधे बोलेंगे कि cos 90 क्या हो जाता है, cos थीटा विच इज cos 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब फ्लक्स को मैं एक और चीज से बोलता हूँ, फ्लक्स को हम ये इंडिकेशन देते हैं, फ्लक्स जो है किस चीज की फीलिंग देता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनेट्रेटिंग अ सरफेस। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये चीज बताई थी कि फ्लक्स को हम जनरल वे पे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एज अ डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या, एज अ डेफिनेशन फ्लक्स को बोल सकते हैं कि इट इज एन इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस magnetic field lines penetrating or passing any area। ठीक है, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनेट्रेटिंग। सो बेसिकली ये क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर एक ही प्लेन में रखा था तो पेनेट्रेट करेंगी क्या, नहीं, टच करके निकल जाएंगी, दैट मीन्स हम उसे फ्लक्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो बताएं यार, ये चीज समझ आई क्या सबको कि एग्जैक्टली फ्लक्स है क्या? फ्लक्स है जब फील्ड लाइंस पेनेट्रेट करेंगी किसी चीज को। डन? हाँ सर। पक्का? ओके, नेक्स्ट एक देख लेते हैं क्वेश्चन।
ओके, सो ये एक लूप है, ये एक लूप है which is inclined at 30 डिग्री with the magnetic field, ठीक है। सो एक परपेंडिकुलर लूप है और 30 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड से इंक्लाइंड है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि लूप किस तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से, तो यूजुअली क्या कर देते हैं फ्लक्स, हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, बी ए कॉस 30 डिग्री कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। मैंने बताया थीटा जो है वो एंगल लूप का बी के साथ नहीं है, किसके साथ है, एरिया वेक्टर का। तो लूप का एरिया वेक्टर तो कैसा होगा, इस तरीके का होगा ना। लूप का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लूप होगा। ये चीज समझे। तो आपको जो बी बताना है, आपको जो बी बताना था वो किसके साथ बताना है, एरिया वेक्टर के साथ आपको एंगल बताना था। तो बी मतलब आपको एरिया वेक्टर के साथ एंगल बताना था। ये एंगल आपको पता है 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब वो जो हमें थीटा रिक्वायर्ड है, ये एरिया वेक्टर है, ए कैप वेक्टर है, एरिया वेक्टर, तो वो कितना होगा 60 डिग्री हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में गिवन कुछ अलग ही है 30 डिग्री, हमें जो चीज़ चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हमें, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, वो जो है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हमें फ्लक्स चाहिए था तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री हमें पता है कितना होता है 1/2। सो आंसर जो आएगा वो बी इंटू A/2 आएगा। जो भी फ्लक्स होगा ए वहां पर उसका एरिया है। तो अभी समझ आया सबको, सबको समझ आया। हाँ सर। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, नाउ द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। सो एज वी नो बी कांस्टेंट है, क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ बी ए इंटू कॉस थीटा लगा सकते हैं। अब बताएं इस क्वेश्चन में थीटा कैसा होगा, एरिया वेक्टर कैसा होगा। तो एरिया वेक्टर के दो चांसेस हैं। एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, एरिया ए कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कैसा हो सकता है, एबव द प्लेन, ये एबव द प्लेन हो सकता है, और इनटू द प्लेन हो सकता है। सो एबव द प्लेन या इनटू द प्लेन। तो अगर एबव द प्लेन होगा या इनटू द प्लेन हो, कोई सी भी सिचुएशन अगर हम देखें, ठीक, तो अगर एबव द प्लेन है और जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन है, तो थीटा कितना आ जाएगा एबव द प्लेन में 180 डिग्री, और अगर इनटू द प्लेन है तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू बात करूँ cos 180 डिग्री की, तो ये हो जाती है -1, जबकि cos 0 डिग्री की बात करें तो कितनी हो जाती है 1। तो ये याद रखना है कि when nothing is given, when nothing is specified, then answer the positive flux। समझ आया। तो इसका मतलब कौन सा लेना चाहिए, 0 डिग्री ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। समझ आया।
तो इसका मतलब फ्लक्स का आंसर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री। तो फ्लक्स बी इंटू एरिया कितना है, एल इंटू एल, स्क्वायर लूप है एल लेंथ का, और कॉस 0 हो जाता है 1। तो इसका मतलब क्या आ गया, फ्लक्स बी एल स्क्वायर। समझ आया क्या सबको? किसी को कोई डाउट इसमें बताए? कांस्टेंट वाला फ्लक्स निकालना सबको आ गया समझ? हाँ। ओके, नेक्स्ट एक वेरिएबल वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। चले पहले पता है इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनटू या आउट? into the plane. सबको समझ आया? क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, थंब ऊपर, तो इस तरफ पॉइंट कहाँ आएगा, इनटू जाएगा ना। डन? हाँ सर। ओके गुड। तो अगर मैं ये सेटअप लगाऊं राइट हैंड रूल, सो थंब अगर अपवर्ड है सो करंट इनटू जाएगी और यहाँ वाले से वापस आएगी, इस टाइप का सेटअप देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बना देते हैं, इनटू द प्लेन होगी। अब मान लेते हैं कि ये लूप किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ए डिस्टेंस पे। तो समझे ये गिवन है कि ये लूप कितनी दूर है, ए डिस्टेंस पे है, और इस लूप की खुद की लेंथ कितनी है, एल है। डन? तो ये सिनेरियो आपको समझ आ गया। अब पॉइंट ए हमें निकालना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। अब बताओ, डाउट बताओ, हमारा डाउट यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है फॉर द लूप? बी कांस्टेंट है? नहीं। बी कांस्टेंट नहीं है, बी वेरिएबल है। तो अगर बी वेरिएबल है तो आप लोग को पता होना चाहिए फिर बी कैसे निकालते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, अगर बी कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। डन? तो इसका मतलब फ्लक्स निकालेंगे, बी का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया लिखेंगे और कॉस थीटा। तो कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए हमें, कैसा एलिमेंट चूज करना चाहिए यहाँ पर? याद है ना, अगर ऐसा लूप है तो हमें किस टाइप का एलिमेंट चूज करना चाहिए, डी एक्स थिकनेस का। और उस थिकनेस को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, अगर ये एक्स है तो, अगर ये एक्स है और ये डी एक्स है तो इसे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आया सबको? हाँ। एक्स को ए से लेके एंड पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले बी का फॉर्मूला बताओ, एक्स डिस्टेंस पर बी का फॉर्मूला क्या होगा, Mu naught I वायर के upon जैसे 2 pi r. Mu म्यू naught आई अपॉन 2 pi x. एक्स। डन? इनटू स्मॉल एरिया, बताओ इस स्ट्रिप का एरिया कैसे लिखेंगे, L into dx. एल इंटू डी एक्स, ये एल लेंथ है इंटू डी एक्स विड्थ है, तो ये एक्स डिस्टेंस पर हमने डी एक्स विड्थ ले लिया, इंटू कॉस एंगल बताएं, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो इसका मतलब थीटा के कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 180 डिग्री हो सकता है या फिर 0 sir. 0 डिग्री। क्या पिक करना चाहिए हमें, 0. 0। 0 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस 0 0। डिग्री, तो कॉस 0 तो 1 है, टेंशन ही नहीं, हट गया। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन की लिमिट, एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहिए हमें, A to A plus A to A plus L. ए प्लस एल तक। तो मुझे लगता है वेरिएबल भी कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को समझ आ गया होगा कि म्यू नॉट आई तो बाहर आ जाएंगे, 2 पाई एल भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स अंदर बचेगा। सो ए प्लस एल तक एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कराना, सॉरी माय मिस्टेक, डी एक्स बाई एक्स है। क्लियर? तो आपको 1/x का इंटीग्रेशन पता है ना, क्या आता है, ln x. एल एन एक्स। सो म्यू नॉट आई बाई एल बाई 2 पाई, और ये आता है एल एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट रख देंगे ए प्लस एल। तो अभी अगर इसे हम सॉल्व करें, वैसे ज़रूरत इतनी नहीं है पूरा लिखने की, बट मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके रख देता हूँ आपको।
अगर हम इसे करेंगे तो आएगा ln a प्लस एल डिवाइड माइनस ln a। तो आपको पता है कैसे करेंगे, a का डिवाइड कर सकते हैं, सर ln a माइनस ln b इस टाइप पे कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं फ्लक्स का आंसर फाई इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई ln a प्लस एल बाई ए। तो ये सबको फॉर्मूला याद रख लेना है, एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करते रहेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वायर के साथ किसी का फ्लक्स निकालने के लिए, समझ आया? ये वायर हाँ के सर। साथ फ्लक्स निकालने का है, तो इसे हमें याद रखना है काफी अच्छे से। जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया था ना, 3 फॉर्मूले, वायर वर्सेस वायर इंटरेक्शन अगर निकालना है, वायर के पास लूप रखा है तो कैसे फोर्स निकालना है पूरे लूप में, ठीक है? वायर के पास एक वायर रखी हुई है किसी एल लेंथ की, तो पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा। तो ये कुछ चीजें जितना याद रखोगे एग्जाम में उतना फास्ट कर पाओगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी को फ्लक्स निकालने में दिक्कत? क्योंकि इस चैप्टर में हम फ्लक्स बहुत निकालेंगे, फ्लक्स की सॉल्विंग बहुत करनी पड़ेगी। अभी कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। सबको दोनों टाइप समझ में आया फ्लक्स? फिर से मैं ये ऑल 4 क्वेश्चंस फिर से आपको रिव्यू कराता हूँ। अगर उसी प्लेन में तो फ्लक्स 0 हो जा रहा है क्योंकि पेनेट्रेट नहीं हो रहा है, ऐसे आइडिया माइंड में रखना होता है। पेनेट्रेट नहीं हो रहा है उसी प्लेन में, इसलिए फ्लक्स 0। एंगल ध्यान देना है कि एरिया वेक्टर के साथ लेना है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर 2 डिफरेंट एंगल पे रहता है, कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा चूज करना है, और वेरिएबल वाले में थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है। इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर द लूप, बी इज वेरिएबल, तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया। तो यहाँ तक पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? तो ये फ्लक्स हमने पढ़ लिया, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ चलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टार्टिंग होती है फैराडेज लॉ से। सो देखेंगे हम फैराडेज लॉ से स्टार्टिंग होता है कि व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडेज लॉ देखें। अच्छा, किसी को और पता है कि फैराडे ने और किस चैप्टर में कोई लॉ दिया था कि नहीं? कोई बता सकता है? फैराडे ने किसी और कोई और लॉ दिया था क्या? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। सर वो हीट का था शायद, हीट का? मतलब सर और वो केमिस्ट्री में कुछ। सर थर्मोकपल में। हाँ हाँ वही वही। नहीं, वो हीट नहीं था ना, थर्मोकपल डिफरेंट चीज है, हाँ ठीक है? तो वहां पे कपल पे नहीं था, थर्मोकेमिस्ट्री में था, जहाँ पे हम सेल बनाते हैं, एक प्राइमरी सेल, याद आया? सो सेल बनाने में डिपॉजिट जो होता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वो फैराडेज लॉ से कैलकुलेट करते हैं। सो वो फैराडेज लॉ जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए है, ठीक है? और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने बताया भी था कि अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया, सो फैराडेज लॉ मतलब ईएमआई को ही मेन मानना है, यही हमारा मेन है फैराडेज लॉ, उसको नहीं कंसिडर करने लगना है। ऑल्दो क्वेश्चन में क्लियर करता है इन सारी चीजों को, तो समझे? फैराडेज के इसमें भी कुछ लोग 2 लॉज रहते हैं, मतलब फर्स्ट अलग सेकंड अलग, बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसको सेम वे में कंसिडर कर सकते हैं, चाहिए तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो फैराडेज लॉ में अगर मैं एक फर्स्ट पार्ट बात करूं तो होता क्या है, फैराडे ने क्या बताया, प्रोसीजर अलग अलग है, बट फैराडे ने सिंपल बताया क्या, कि ये वायर है, ये लूप है, इसमें से फील्ड जा रही है, फ्लक्स जा रहा है ना, अब इस लूप को अगर मैं दूर ले जाऊं, बताओ फ्लक्स क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। समझ आया ना क्यों? क्योंकि बी कम होगा। तो फैराडे ने एक चीज नोटिस की, क्या किया कि इस पे एक एलईडी लगा दी,
मैं बल्ब लगा रहा हूँ, लेट्स से एक एलईडी लगा दी और इसको आगे की तरफ पुल किया तेजी से, इनफ स्पीड चाहिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो इसका फ्लक्स चेंज हो गया, उसने देखा कि ये एलईडी थोड़ी सी ब्लिंक कर गई। ब्लिंक कर गई इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंस्टेंट पर जब मैं इसे स्पीड से मूव करा रहा था, इस सर्किट में क्या जनरेट हो गई, एक करंट जनरेट हो गई। अब दिक्कत ये है कि यार करंट तो बिना बैटरी के आ नहीं सकती, मतलब बिना बैटरी के कैसे आ जाएगी। बैटरी मतलब क्या, वोल्टेज, वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। तो विदाउट ईएमएफ तो करंट नहीं आ सकती। तो इसका मतलब उसने ये देखा कि जब तक हम उसे मूव करा रहे थे, क्योंकि ब्लिंक कर रही है, ऐसा नहीं कि अब जलने लग गई कंटिन्यूअसली, नहीं, इस टाइम पर ब्लिंक की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम तक हम फ्लक्स चेंज कराते हैं उस पे क्या जनरेट हो जाता है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये फेराडे ने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक। अब बात आती है कि सर ऐसे तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा अगर ऐसे करंट जनरेट हो गई। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर मूव कराने के लिए कोई एनर्जी लॉस करेंगे ना, दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और ये सबसे फेमस मेथड है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। क्या, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो ये जो फैराडेज लॉ है, मतलब फ्लक्स चेंज, यही एक ओनली और यही एक सबसे बेस्ट मेथड है किसको, फ्लक्स, सॉरी, करंट को जनरेट करने का। क्या, फ्लक्स को चेंज करा दो। अब फ्लक्स चेंज करने के तरीके अलग अलग हैं, फैराडे ने पहले कुछ और किया, अदर साइंटिस्ट ने आके कुछ और किया, डिफरेंट तरीके हैं, वो हम स्टडी करेंगे कि कैसे फ्लक्स चेंज कराना है। बट फंडा क्या है, आइडिया क्या है, स्ट्रेट है, सिंपल है। क्या, आप फ्लक्स चेंज कराइए, वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ जनरेट होगा तो वो बैटरी जैसे काम करेगा, बैटरी जैसे काम करेगा तो करंट उसमें आ जाएगी। समझ आया क्या, हाँ फैराडे का लॉ समझ आया सबको। चले, तो कोई एक्सप्लेन करे एग्जैक्टली फैराडे लॉ क्या है, कोई वॉलंटियर करे, कोई एक्सप्लेन करे खुद से, स्टेप एग्जैक्टली फैराडे लॉ में क्या हुआ। ओके, आर्यमा ने एक्सप्लेन करें आप। सर रिवर्स प्रोसेस चलते हैं ना, हमें क्या जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, करंट जनरेट करनी है। हाँ, करंट के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज, वोल्टेज चाहिए, जिसे हम बैटरी बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं, डन। ईएमएफ हाँ, कहाँ से आएगा, फ्लक्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स चेंज से, किससे, फ्लक्स चेंज से। तो अब बताओ क्या है फर्स्ट लॉ, क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ। डिस्टेंस, उल्टा नहीं, अब स्ट्रेट जाए, इस तरीके से बोले, व्हेन, when magnetic flux is changed, there induces a electromotive force यस, which which generates potential difference causing current in the वेरी गुड। system. सो दैट्स इट, दैट्स इट। सबको क्लियर समझ आया फैराडेज लॉ क्या है। तो किसी और से भी सुन लेते हैं, अनीश आप बताएं फैराडेज लॉ। सर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब एक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होता है। हाँ, फिर, और सर मतलब हमें जो वो ओके, ठीक है, चले, तो ये ठीक है। ये आइडिया बहुत अच्छा था, समझ में आया, ओके गुड। अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सोचो मैं लूप ऐसे रख रहा हूँ, देख रहे हो ये ओपन है, अब इसे मैं मूव कराऊंगा, बताओ फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं। अच्छा बताओ, अगर ये लूप ओपन है तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, अभी भी इसे हम लूप स्क्वायर ही कंसिडर करेंगे, डन। तो ये बताओ, फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ, अच्छा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, electromotive force. अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो करंट आएगा क्या यहाँ पर,
आएगा क्या करंट? नहीं नहीं आएगा। इसका मतलब ये बन गया हमारा सेकंड लॉ। क्या करंट हमेशा आएगी क्या? नहीं कब आएगी? जब क्लोज लूप होगा तो। क्लोज लूप। क्लोज लूप बहुत ही सिंपल सी बात है, करंट के लिए क्लोज पाथ चाहिए तभी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है फैराडे लॉ बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं वर्ड्स में एग्जैक्टली क्या है। तो ये था हमारा पॉइंट, ये सबको समझ आया? ठीक। हाँ सर। अच्छा, ये एग्जैक्टली लॉ नहीं है, ये तो मतलब स्टेटमेंट, मतलब ये थ्योरी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लॉ तो वो होगा जब अमाउंट कैलकुलेट करके बताएगा कि एग्जैक्टली कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अच्छा, एक और चीज बताई, एक और बात बताई, क्या वो सेकंड बात है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि लूप क्लोज होना चाहिए। इवन एक वायर है और वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी, तो अब बताओ एरिया क्या लोगे? बताएं एरिया का वर्ड क्या लेंगे? एरिया कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या एरिया? नहीं। तो इस केस में हम कैसे करते हैं कि अगर ये वायर यहाँ पहुंच गई है, फिर यहाँ पहुंच गई है, तो इस सेक्शन में जितना उसने एरिया कवर्ड किया उसको ही चेंज इन एरिया कंसिडर कर लेते हैं। समझ आया क्या? इसका हाँ मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक फ्रेम और एक एरिया चाहिए। एक कंडक्टर भी होगा और वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए भी जा रहा होगा, तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे एक एरिया। समझ आया? तो इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है वो यही बता रहा है, यही इसमें हम डिस्कस करेंगे।
ओके, तो ये पार्ट है कि अगर ईएमएफ आ गया है तो हम उसके को कैसे ट्रीट करने लगेंगे, एक बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे कि ये जो है वो बैटरी की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं एग्जैक्टली लॉ पे, मतलब वो स्टेटमेंट क्या है जो फैराडेज लॉ है, जो अमाउंट बताता है वो अमाउंट क्या है, वो है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज the induced EMF is proportional to the rate of change of flux, rate of change of flux, मतलब कितना फास्ट आप फ्लक्स चेंज करा सकते हो उतना ही ज़्यादा अमाउंट पे आपका ईएमएफ आएगा। मतलब ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, नेगेटिव और चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, तो वो बन जाता है क्या, रेट। किसी भी चीज़ का हमने बताया कि टाइम के साथ डिवाइड या रेशियो देखना, वो बन जाता है रेट। सो बेसिकली क्या बताया कि दैट ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाई फ्लक्स चेंज ओवर टाइम टेकन। इस तरीके से हम किसी भी बैटरी का या किसी भी एक लूप का ईएमएफ लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब अगर हमें इंड्यूस्ड करंट चाहिए, इंड्यूस्ड करंट, तो मैंने बताया अगर सर्किट क्लोज्ड है, सो इंड्यूस्ड करंट, इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, सो हमें पता है क्या कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट I इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब EMF बाई आर। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट ऐसे लिख सकते हैं। डन? ओके, तो आपने देखा होगा कि यार मैंने एक चीज माइनस लगाया हुआ है, इस माइनस के बारे में फैराडे ने नहीं बताया। इस माइनस का डिस्कशन जो है, इस माइनस का डिस्कशन डायरेक्शन के फॉर्मेट में होती है कि यार बैटरी दो तरीके से बन सकती है ना, ऐसी भी बन सकती है या फिर ऐसी भी बन सकती है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्यों, समझ आया सबको? तो नेगेटिव आपको ये बताता है कि बैटरी किस तरह की बनेगी, सपोर्टिंग बनेगी या अपोजिंग बनेगी, वो माइनस इंपॉर्टेंट है। तो माइनस किसके लिए है, डायरेक्शन ऑफ बैटरी, मतलब ईएमएफ बनेगा कैसे। तो कई बार हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें विद डायरेक्शन चाहिए, तो हम सिंपल वे में सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी हमारा काम बन जाता है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया करूं, सो बैटरी का ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ क्या होगा, डी फाई बाई डी टी का जो मैग्नीट्यूड होगा। डन? नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं। नेगेटिव क्या काम करता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन बताता है। ओके, so this negative is for direction or sense of battery, मतलब सपोर्टिंग बैटरी रहेगी या अपोजिंग बैटरी रहेगी, उसके सेंस के लिए ये रहता है। तो फैराडे लॉ का ये वैल्यू याद हुआ सबको कि ईएमएफ निकालेंगे कैसे, फ्लक्स को टाइम के साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बताया कि यार ये जो माइनस है ये कहाँ से कंसिडर किया गया, ये एग्जैक्टली जो नेगेटिव के बारे में, उसके बारे में एक दूसरे साइंटिस्ट ने बताया जिसको हम बोलते हैं लेंज। सो लेंज लॉ, लेंज ने बताया कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कि यार लेट्स से आपने एक कॉज क्रिएट किया, आपने इस लूप को मूव कराया और आपने कहा कि सर यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गई। ठीक, तो करंट इंड्यूस हो गई तो यार प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एक मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो उसने ये बताया कि टू कंजर्व द एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये इस मैकेनिकल एनर्जी का क्या करेगी, अपोज करेगी।
और अपोज करके इसको ड्रॉप करने का ट्राई करेगी, जिससे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहे, कंजर्व रहे। मतलब अगर ये इसे अपोज करेगी, ड्रॉप करेगी, तो जैसे ई बढ़ेगी मैकेनिकल क्या होगी, ड्रॉप होगी, और नेट एनर्जी क्या होगी, दोनों कंजर्व रहेंगी। क्लियर? तो लेंस का जो थॉट है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। थॉट क्या है कि जो भी इंड्यूस्ड पार्ट है वो जिस भी कॉज से इंड्यूस हुआ है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर? तो लेंस लॉ थोड़ा सा लिख लेते हैं। या सर वो फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सुने। सपोज एक वायर है, ये लूप है, हम इसे मूव कराने वाले हैं, ये लूप यहाँ पर जाएगा। बताएं फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आ जाएगी। अब टेंशन ये है कि ये करंट कैसे आएगी, क्लॉकवाइज आएगी या एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ये डाउट है। तो ये चेक करने के लिए लेंज लॉ काम आता है। क्या? लेंज ने बताया कि ये जो इंड्यूस्ड करंट होगी ये हमेशा अपोज करेगी किसको, कॉज को। जिसने इसको क्रिएट किया ये उसका अपोज करेगी। तो क्रिएट किसने किया, ये लूप ने आगे मूव करके क्रिएट किया है, किसने, मैग्नेटिक फ्लक्स ने। तो ये एक अपोजिट फ्लक्स क्रिएट करने का ट्राई करेगी। सिर्फ इतना ही है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू और अच्छा समझा दूंगा कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे अपोज की हमें डायरेक्शन चेक करनी है। तो मैं स्टेप समझा दूंगा, पहले एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू फिर इसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये लेंस लॉ है जिसने वो नेगेटिव के बारे में बताया कि डायरेक्शन कैसे होगी। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे चेक करना है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी और कब नहीं होगी। ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स से एक स्क्वायर लूप है और लेट्स से इस रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स से इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो हम डिफरेंट सिचुएशन पे देख लेते हैं। लेट्स से ये सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 2 है कि ये लूप जो है ऑलमोस्ट एंटर कर गया है, या लेट्स से एंटर कर रहा है जस्ट। ये आगे की तरफ मूविंग लूप है। फिर ये पूरा इनसाइड है और फिर ये बाहर जा रहा है। 3 डिफरेंट सिचुएशंस पे हमने एनालाइज करना है इसे। ठीक, तो यार स्टेप क्या है, मैं अगर आपको बात करूं तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या, कॉज क्रिएटिंग इट। तो सबसे पहले किसे ढूंढना पड़ेगा आपको, व्हाट इज द कॉज। आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज द कॉज, और कॉज क्या है, फ्लक्स। डन। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फ्लक्स किस तरफ है। डन।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि चेक कैसे करते हैं, ये कुछ केसेस बना देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, और यहाँ पर लिखते हैं कि टू चेक दिस, टू चेक डायरेक्शन ऑफ आई, क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी, डन, डायरेक्शन ऑफ बी। नंबर 2 कॉज, कॉज कैसा होगा, वेदर बी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, समझ आया? हाँ ओके, नाउ अपोज, ठीक है, अपोजिंग बी कैसा होना चाहिए, तो अगर सोचो बी बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बी को कम डिक्रीज, करना, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो बी को इंक्रीज। इंक्रीज। तो दोनों केसेस में देखना डायरेक्शन, अगर बी इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और मुझे डिक्रीज करना है, तो बताओ सेम डायरेक्शन चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन चाहिए? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, अगर डिक्रीज कर रहा है और हमें इंक्रीज करना है तो सेम। सेम डायरेक्शन, समझ आया? कॉज डिक्रीज कर रहा है और हमें इंक्रीज वाला अपोजिंग चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, सेम डायरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ आया कि नहीं? बहुत लोग को ये बिल्कुल नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखें, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, समझे क्या है स्टेप। बी अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमें अपोज करना मतलब क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट लाना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। सोचो ऑलरेडी कहीं पे डिक्रीज हो रहा था, सो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो डिक्रीजिंग चीज को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज मतलब उसी की डायरेक्शन में सपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्लियर? अरे बात सबको समझ हाँ आई? सर। अच्छा, तो अगर आपको ये अपोजिंग पता चल गई तो अपोजिंग ही तो हमारा इंड्यूस्ड है ना, कि अपोज किसे करना है, इंड्यूस वाले को करना है। तो बी का डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन ऑफ बी इज नोन नाउ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड बी। तो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन फाइंड कर देंगे, कैसे, राइट हैंड रूल, समझ आया सबको? हाँ ओके, तो ये जो अपोजिट और ये हमने लिखा है, यही हमें क्या डायरेक्शन दे रही है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज नथिंग बट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कि सेम होगी या अपोजिट होगी। ये सबको समझ आ गया? पहले एक बार रीड कर लें और अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे चलते हैं। तो देखें, क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे। पहले बताओ केस नंबर 1 पे, नंबर 1 फ्लक्स है क्या कोई, अरे इस केस में कोई फ्लक्स है क्या, नहीं, जीरो। तो बेटा चेंज इन फ्लक्स होगा क्या, नहीं होगा। जीरो। तो ईएमएफ होगा क्या, नहीं। तो करंट होगी क्या, नहीं। नहीं। चले गुड। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। बताओ फ्लक्स जीरो है क्या, नो। नहीं। फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, हाँ तो फ्लक्स चेंज जीरो नहीं है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई सबको समझ आया ना, लूप के अंदर जा रहा है यार। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड्स है, तो जब ये लूप अंदर की तरफ जाएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स आने लगेंगी ना इसके अंदर, समझ आया ना? ये लूप जब इधर आ जाएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना। क्लियर है सबको? हाँ सबको ये सर। क्लियर? तो हाँ। फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ डायरेक्शन क्या है,
बढ़ तो रहा है बट डायरेक्शन किस तरफ है? इनटू द प्लेन। डायरेक्शन कैसी है? इनटू द प्लेन। डन। तो ये बताओ, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है और कहाँ है? इनटू द प्लेन है, तो हमें अपोज कैसा करना पड़ेगा? आउट ऑफ द प्लेन। पक्का सबको समझ आया? अपोज के लिए बी किस तरफ होना चाहिए? आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, बी अगर आउटवर्ड है तो बताओ बेटा राइट हैंड रूल से। एंटी क्लॉकवाइज। अगर बी अप है तो करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया क्या सबको? आई इंड्यूस्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ आया क्या? सर वो फ्लक्स की डायरेक्शन किसमें? हाँ सर वही। फ्लक्स नहीं, सॉरी, बी बी। फ्लक्स बढ़ रहा है तो बी की डायरेक्शन देखेंगे ना। हाँ बी इनटू है। हाँ फ्लक्स सर, बढ़ रहा है और बी जो है हमारा वो इनटू है। बी की डायरेक्शन इनटू है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है और हमें अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी ना। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप में आपको क्या दिखेगी? एक एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगी। समझ आया सबको? हाँ सर। अमाउंट क्या होगा वो हम निकालेंगे थोड़ी देर में। अमाउंट कैसे निकालेंगे? समझ आया कैसे निकालेंगे? यहाँ से। डन। अभी मैं चाहता हूँ कि आप माइनस को लेके कंफ्यूज ना हो। माइनस की कोई जरूरत नहीं है अगर हमने डायरेक्शन अलग से निकाल ली है। ठीक है? ओके, हाँ। हाँ चलो इसमें बताओ, इसमें फ्लक्स जीरो है क्या? नहीं। नहीं है। वेरी गुड, फ्लक्स जीरो नहीं है और इस चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन का फ्लक्स जीरो नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द चेंज इन फ्लक्स? ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? अरे नहीं। भाई, अगर ये नहीं। अंदर ही रहेगा तो अभी पूरा फील्ड है ना। थोड़ा इधर गया तब भी तो फील्ड ही रहेगा क्योंकि बी तो कांस्टेंट है ना। हाँ हाँ सर। क्लियर? तो इसलिए देखो, बहुत ही अच्छी चीज समझ आई। ये दो बहुत ही स्टार मार्क वाली बात थी कि देखो अब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आ गए ना, तो अब चाहे जितना स्पीड से मूव कराओ, जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होने वाला, तो क्या आने वाला है? ईएमएफ जीरो, ठीक तो है। करंट जीरो। ये बहुत ही हाईलाइटेड चीज है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज में। सबको समझ आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि यस सर। फ्लक्स चेंज कराना ऐसा इजी सा टास्क नहीं है कि आपने तुरंत फ्लक्स चेंज करा दिया। ऐसा इतनी सिंपल सी बात भी नहीं है। आपको प्रॉपर आइडिया चाहिए होगा कि कब कैसे फ्लक्स चेंज कराना है। ऐसे लूप को बस मूव कराने से काम नहीं बनेगा। हम आगे जाके देखेंगे कि फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कराएंगे हम, बट अभी के लिए आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। चलो तो किसी स्टूडेंट से पूछते हैं नेक्स्ट वाला सिनेरियो एकदम स्टेप वाइज में। अच्छा, कौन खुद से एक्सप्लेन करना चाहता है ये वाला सिचुएशन? बोल सकता है जो भी खुद से चाहता है एक्सप्लेन करना। पूरा स्टेप बने हैं आपको, पर अभी आंसर सोचना नहीं है, एक्सप्लेन करना है पूरा स्टेप्स। सर ओके, ओके आ रहे हैं, चल एक्सप्लेन करें। फर्स्ट क्या देखेंगे हम? फ्लक्स फ्लक्स जीरो है क्या? नहीं। नहीं है। अच्छा, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है? हाँ हाँ। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बाहर जा रहा है तो लाइंस क्या हो रही हैं? कम होती जा रही हैं। डन। तो अब बताओ फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा रुके। जब मैंने यहाँ पे बी लिखा तो यहाँ पे मैं फ्लक्स को भी ऐड कर ही देता हूँ कि अपोज करना है, मतलब फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए हमने डायरेक्शन क्या चूज की? उल्टा चूज की। अभी यहाँ पे फ्लक्स ऑलरेडी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम। बी की डायरेक्शन क्या है? सपोर्टिंग इनटू द। इनटू द प्लेन है। तो इसका मतलब अगर हमें अपोज करना है इसको, इस सिनेरियो को अपोज करना है, तो इसका मतलब हमें फ्लक्स क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। फ्लक्स बढ़ाएंगे।
फ्लक्स बढ़ाना है तो हमें इस बी का सपोर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, क्लियर? तो हमें बी कैसा इंड्यूस करना चाहिए? into the plane. इनटू द प्लेन। हमें सपोर्ट करने के लिए बी को इनटू द प्लेन लेके आना है, और अगर बी इनटू द प्लेन हो गया तो राइट हैंड रूल से क्या आ जाएगा? Clockwise current. आई इंड्यूस्ड आ जाएगी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो सबको समझ आ गया यार कैसे करते हैं? और जब ये लूप बाहर चला गया तो फिर स्टोरी ही खत्म। क्या? फ्लक्स ही जीरो हो गया तो कोई बात ही नहीं है, चेंज इन फ्लक्स भी नहीं होगा, और ईएमएफ और करंट सब जीरो। समझ आया क्या? हाँ सर। तो ये बताओ, किसी को डायरेक्शन में कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना पक्का? क्योंकि आगे हम नेक्स्ट जो है पूरा वैल्यूज ही फाइंड करेंगे, तो मैं बार बार डायरेक्शन की बातें नहीं करूंगा। मतलब बातें करूंगा, पूरा वैल्यूज बताऊंगा आपको, बट इतना डिटेल नहीं बोलूंगा हर बार कि ये स्टेप है। आपको रेडी रहना है। डन? पक्का हाँ, सबको समझ आया ना? चले, वेरी गुड। कुछ और केसेस अच्छा देख लेते हैं, लेट्स सी, कुछ और चीजें देख लेते हैं तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। लेट्स से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। बताओ इसमें कैसा इंड्यूस होगा? चले रुके, किसी और से पूछ लेते हैं, क्योंकि खुद से तो तुम लोग आंसर करना नहीं चाहते हो। आदित्य पाटिल बताएं आप। हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चाहिए, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आदित्य नहीं, अमान। अमान एक्सप्लेन करेंगे आप। आशुतोष एक्सप्लेन करेंगे आप। बोलें। सबसे पहले क्या देखेंगे? लूप में तो से सबसे फ्लक्स जा रहा पहले है। फ्लक्स की डायरेक्शन। हाँ, फ्लक्स लूप में जा रहा है हाँ, या नहीं? जा रहा है या नहीं? जा रहा है जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इस लूप में? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और सिनेरियोज डिस्कस करना में स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, फ्लक्स इसमें जा रहा है तो फ्लक्स जीरो नहीं है। नंबर टू, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है या नहीं? हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि बी चेंज हो रहा है। ओके, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो नहीं है बिकॉज इस लूप में जाने वाला बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डन? बी डिक्रीज हो रहा है। तो बी डिक्रीज हो रहा है, तो ये बताओ जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही होगी? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही होगी। सबको समझ आया डिक्रीज हो रही है? अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बी की डायरेक्शन कैसी है? इनटू द प्लेन। ओके, सो बी की जो डायरेक्शन है वो है इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब हमें अपोज करना पड़ेगा ना। तो अपोज में देखें, अपोज करने के लिए अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमें फ्लक्स क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। फ्लक्स कम हो रहा है ना, तो हमें फ्लक्स क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज डिक्रीज। करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए हमारा बी किस तरफ होना चाहिए फिर? इनटू द प्लेन ही। ओके, सो इंड्यूस्ड जो करेंगे हम बी, वो डायरेक्शन करेंगे इनटू द प्लेन। डन? और अगर इनटू द प्लेन इंड्यूस्ड हो गया, सो राइट हैंड रूल से बताओ करंट कैसी आनी चाहिए? क्लॉकवाइज। ओके, सो आई इंड्यूस्ड हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो मुझे लगता है यार अभी सबको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। पक्का? ओके, तो हाँ, जब हम इस लूप को इस तरफ लेके जाएंगे तो करंट इंड्यूस होगी इस तरीके की। क्लियर? लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट, सॉरी क्लॉकवाइज करंट मूव होना स्टार्ट होगी। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो यार। सर उसमें v का क्या यूज है, मतलब वो कुछ है वैल्यू फाइंड करने में काम आएगा ना। अभी ईएमएफ की वैल्यू कहाँ निकाल रहे हैं हम? सिर्फ आई की डायरेक्शन चेक कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो सपोज ये क्वेश्चन है,
और इस तरीके से ये लूप ऊपर जा रहा है v स्पीड से। डन। तो पूछ लेते हैं, ए लेटर्स काफी हो गया है। गौरी नेहरा आप बताएं। हाँ सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैंने पहले वाला देखा नहीं है वो अच्छे से। ओके गुड। गौरी कारंजकर आप बताएं। गौरी कारंजकर। ओके प्रथमेश आप बताएं। पहले फ्लक्स फ्लक्स जीरो है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है। अब बताओ चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स सर 0 क्यों? सर, क्योंकि वो मतलब जो प्लेस पे हो वो उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। यस, सो बी इज नॉट चेंजिंग बिकॉज चेंज नहीं हो रही। वो जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर? हाँ सो बी इज नॉट चेंजिंग। और रीजन क्या है बी नहीं चेंज होने का? कि वो जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा फ्लक्स जीरो हो गई तो बात ही खत्म। ईएमएफ भी क्या हो गया? 0। जीरो। तो करंट तो जीरो ही हो गई, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं आएगी। तो ये नहीं है कि फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टिक करना ही होता है। ठीक है अपन देख के भी कर सकते हैं। ओके सर मुझे तो हाँ इस डाउट था थोड़ा, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में एक। बताएं। हाँ सर, वो 5 इंक्रीज करने पे उस स्टेप तक मुझे क्लियर है, लेकिन वो इंड्यूस्ड डायरेक्शन वो इनटू द प्लेन होनी चाहिए, वो अरे थोड़ा। ठीक है कोई बात नहीं। ये लूप आगे जा रहा था। लेट्स से इसके अंदर पहले कितनी लाइन थी? 50 लाइंस थी, 50 मैग्नेटिक फील्ड थी। डन। हाँ जब आगे चला गया तो 50 से कम होके कितनी हो गई? 30। व्हाट इज द कॉज टू जनरेट अ करंट? मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, दैट इज द कॉज। ठीक। सो जो करंट आएगी वो क्या करेगी? इट विल अपोज द कॉज। कॉज क्या है? कम हो रहा है ना, अपोज करो। तो अब अपोज करने का तरीका क्या है? अच्छा ये मतलब ऐसा वन वे नहीं है कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो सही कर दिया आपने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सा मीनिंग है। अगर वो आप चीज को ऐड कर रहे हो तो अपोज करना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये नहीं कि वो सब्ट्रैक्ट ही करेगा। क्या करेगा? अब वो ऐड प्लस। करेगा। समझ आया अपोज का मीनिंग? हाँ हाँ। तो 50 से 30 हो गया, कम हो गया ना, तो वो क्या करेगा? बढ़ा देगा। और बढ़ाएगा तो किस डायरेक्शन में देगा? सेम डायरेक्शन में देगा, तभी तो बढ़ेगी ना। हाँ ठीक है, ये चीज हमने ऊपर इस फॉर्मेट में डिस्कस की है। देखें कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर हमने डिस्कस की कि अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो हम भी क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। मतलब हाँ साइन कैसा रखेंगे? अपोजिट डायरेक्शन का। लेकिन हाँ सोचो ऑलरेडी कम हो रहा है बी, तो हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज कम हो रही है और आपको इंक्रीज करना है तो आपको सेम डायरेक्शन में देना पड़ेगा ना। हाँ। ओके ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं। लेट्स से लूप रेस्ट पे है, बट इसकी जो करंट है di/dt, मतलब जो करंट हो रही है, करंट में जो चेंज हो रहा है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? अच्छा बताओ, di/dt लेस देन जीरो का मतलब क्या है? कि आई नेगेटिव है? नहीं। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट। नहीं, डायरेक्शन अपोजिट नहीं यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आई नेगेटिव है क्या? नहीं, डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब पता है? करंट का रेट कम हो रहा हो है। रही है। इसका मीनिंग है क्या? करंट रिड्यूस हो रही है। समझ आया क्या? हाँ। करंट का चेंज नेगेटिव हो रहा है। चेंज नेगेटिव का मतलब क्या है? करंट डिक्रीज हो रही है। तो सोचो ये लूप रखा है और ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो बताओ फ्लक्स तो जा ही रहा है। क्लियर? बट ड्यू टू दिस di/dt करंट क्या हो रहा है?
रिड्यूस हो रहा है, तो बताओ इससे जाने वाला फ्लक्स क्या हो रहा होगा? Decrease. रिड्यूस कम। होगा ना। हाँ तो एज करंट रिड्यूस हो रहा है, सो फ्लक्स भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो हमें अपोज करने के लिए क्या चाहिए? अपोज करने के लिए क्या चाहिए? फ्लक्स को इसका इंक्रीज करना। इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा तो मतलब कैसे जनरेट करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में ना, तभी तो हाँ। इंक्रीज होगा। हाँ। तो मतलब बी किस तरफ होगा? इनटू द प्लेन। क्लियर? तो इनटू द प्लेन के लिए इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी? क्लॉकवाइज। डन? हाँ समझ आया सबको? तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 वेज बताए। एक क्या, वायर में करंट चेंज करके किसे चेंज कर दिया? बी को। प्रीवियस क्वेश्चन में किसको चेंज किया? वी को, स्पीड वगैरह करके। तो अलग अलग तरीके से हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आगे मैं वैल्यूज पे बातें करूंगा तो और डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, समझ आया सबको? कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम सिर्फ अभी आज डायरेक्शंस की ही बातें करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं। वैल्यू आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे हम कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। सर हाँ, वो ऊपर जो लूप में आई इंड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट होगा या वो भी वेरिएबल हो जाएगा? वो भी वेरिएबल होगा ना, क्योंकि बी कंटिन्यूसली वेरी करेगा तो फ्लक्स बार बार बदल जाएगा ना। हाँ। बी कंटिन्यूस डिक्रीज करेगा तो सपोज पहले फ्लक्स था 50, फिर 40 होगा और फिर 20 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेट है, ये अगर ये फिक्स रहा, लेट्स से 40 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 20 आएगा, तो फिर वो जो रेट है वो तो फिक्स हो गई ना। तो करंट कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्मली नहीं वेरी कर रहा, ये यूनिफॉर्म वेरी नहीं कर रहा, तो करंट भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो भी वेरिएबल हो जाएगी। समझ आया? हाँ सर। अगर ये करंट स्टेप वाइज कम हो रहा है, बी स्टेप वाइज कम हो रहा है, तो ये कांस्टेंट रहेगी। और अगर वो चेंज अलग है तो डिफरेंट होगी। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि डी आई बाई डी टी कैसा है। अगर डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट निकल आया तो आई इंड्यूस्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? चेंज, क्योंकि ये चेंज पे डिपेंड करता है। चले, अगर मैं इस मैग्नेट को v स्पीड से बाहर की तरफ पुल करूंगा, सो करंट इंड्यूस्ड इन द लूप बताना है आपको। करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, तो सबसे पहले बताओ, चलो शुरू करते हैं। फ्लक्स बताएं, फ्लक्स कैसा है? इसमें से पास हो रहा होगा ना फ्लक्स। ये नॉर्थ है, मतलब कैसे जा रहा होगा फ्लक्स? इस तरीके से जा रहा होगा ना, ये नॉर्थ है। समझ आया? ओके, तो इस तरीके से ये फ्लक्स इसमें से जा रहा होगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेप थे पहले? देखें, फ्लक्स होगा क्या? फ्लक्स बिल्कुल है, जीरो नहीं है फ्लक्स। डन। अगर आप आगे की तरफ पुल करोगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा ना। क्लियर? तो बताओ चेंज का क्या होगा? फ्लक्स कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम कम होगा। होगा। कम होगा ना। सबको समझ आया ना? फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन किस तरफ है बी की? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, क्या है? क्या तुम लोग को नहीं पता कि ये लेफ्ट होता है? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? डाउन। डाउन। तो अब लिखूं क्या? नहीं ना, समझ आ गया ना कि क्या जज क्या करना चाहते हैं हम। अच्छा, फ्लक्स डाउन हो रहा है तो बताओ भाई, अपोज क्रिएट करना है। अपोज के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स इंक्रीज। फ्लक्स को
इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पता है ना, अगर कोई ऑलरेडी कम हो रहा है और उसे हमें इंक्रीज करना है तो बी कैसी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। समझ आया? तो बताओ मुझे एक ऐसा भी जनरेट करना है जो लेफ्ट की तरफ जनरेट करेगा, तो बताओ इंड्यूस कैसे होगा, बताएं। राइट हैंड रूल, बी किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो बताओ करंट कैसी आएगी अगर मैं यहाँ से देखूं, यहाँ से व्यू पॉइंट रखूं अपना, क्लॉकवाइज। याद क्लॉकवाइज। रखना व्यू पॉइंट मुझे आपको राइट साइड से देखें और हमें करंट चाहिए इसमें, तो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लियर? तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ डिटेल, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ें समझा दी हैं, क्या कि अगर हमें इस तरफ करंट चाहिए, राइट हैंड थंब रूल, तो कैसी होनी चाहिए करंट, सॉरी, अगर हमें राइट हैंड तरफ चाहिए बी तो कर्ल फिंगर्स का इस तरफ होगा, सॉरी माय मिस्टेक, थंब इस तरफ चाहिए ना हमें, थंब इस तरफ चाहिए। अगर थंब इस तरफ है तो यू विल सी कि इधर से कर्ल किस तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ, ये हुआ हमारा थंब, और ये जो सर्कुलर फीलिंग है ये क्या है, कर्ल ऑफ फिंगर्स। ओके, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इस तरफ थंब, कर्ल ऑफ फिंगर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करंट हम का हमारा आंसर कैसे आएगा, ये वाले डायरेक्शन में, मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। किसी को कोई डाउट, समझ आया इंड्यूस्ड करंट? यार पक्का समझ आया क्या सबको? सर एक हाँ बात, हाँ पूछिए। हाँ सर वो डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए। ओके ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, किस डायरेक्शन में, तो काम बन जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद और आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी क्या है, मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स है, ठीक है, समझ आया सबको सिचुएशन। अब पहले बताओ फील्ड किस तरफ होगी, साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, राइट की तरफ। टुवर्ड्स द साउथ। क्लियर? ऐसे कट नहीं करेगी बट ऐसे ध्यान देना है थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, टुवर्ड्स इट होगी। डन? अच्छा, ये स्पीड, वही स्पीड से मूव हो रहा है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं, हमने काफ़ी बार किया हुआ है ये पूरी चीज़ें, स्टेप वाइज समझ लेते हैं। नंबर वन, फ्लक्स जीरो तो नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मूविंग ज्यादा। टुवर्ड्स है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा ज्यादा। है, गुड, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ बी क्या है, बी का डायरेक्शन राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्योंकि ये साउथ पोल है, सो ये राइट साइड है। अगर बी राइट साइड है, अब हमें क्या कराना है, इसका अपोज कराना है, अपोज। तो यार अगर फाइव बढ़ रहा है तो अपोज मतलब क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज कराना पड़ेगा ना, और डिक्रीज कराना पड़ेगा तो बी की डायरेक्शन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे अपोजिट। कर देंगे, अपोज कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो यार अभी थोड़ी देर पहले देखा ना कि अगर थंब लेफ्ट है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसा आएगा, राइट हैंड रूल से। क्लियर? तो ये थंब है और ये कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या है, इस तरीके से। तो इसका मतलब इसमें भी करंट कैसे इंड्यूस होगी, क्लॉक। क्लॉकवाइज। ये इंड्यूस्ड करंट है, तो इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड रूल से हम फॉलो कर सकते हैं, आई इंड्यूस्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज। समझ आया क्या सबको? अब अभी कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ओके ठीक है,
अब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। हमें क्या करना है, अपोज द कॉज करना है ना। देखें, सोचो ये एक कुछ पॉइंट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आपको इसे दूर ले जा रहे हो, हम इसे क्या ले जा रहे हैं, दूर, तो आपको अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपोज मतलब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। क्लियर, अपोज मतलब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर इसे इसे अट्रैक्ट करना है तो बताओ इस तरफ वाले पोल को क्या बनना चाहिए, नॉर्थ या साउथ, साउथ बनना चाहिए। और इसका मतलब ये वाला एंड क्या बनेगा, नॉर्थ। तो जरा बताओ कि अगर ये साउथ बना, टॉप से देखें, साउथ बना तो कैसी करंट दिखेगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। चाहिए तो हम इस एस के सिंबल से भी फील कर सकते हैं, तो मैं एस के सिंबल को थोड़ा सा स्टाइलिश कर दूंगा। ये देखें, दिख रहा है। तो इसका मतलब इस पे फ्लो होने वाली करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लियर। सो ये एरो बता रहा है, ये एरोज बता रहे हैं कि करंट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये ज्यादा सिंपल लग रहा है ना। तो ये जस्ट अ ट्रिक है कि अगर सिंपल लूप वगैरह से चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैग्नेट के फॉर्मेट में। डन। हाँ सर। तो ये ट्रिक बेटर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये भूल नहीं जाना। ये तो मैंने समझाया है आपको बिकॉज ये प्रीवियस डेटा से रिलेटेड है, बट अभी के लिए मैंने एक ट्रिक भी आपको समझा दी। क्लियर। अगर अगर ये सर्किल नॉर्थ होता, अगर ये नॉर्थ पोल का आपको फीलिंग देता, तो आप इस तरीके से एन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा स्टाइलिश बनाइए तो आपको एरो वाइज फील भी हो जाएगा। ऑल्दो इतनी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं डिज़ाइन बना दे रहा हूँ। हम क्लॉकवाइज राइट हैंड रूल से ही चेक कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज करोगे तो क्या है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आएगी ना। और साउथ मतलब बी क्या होना चाहिए, इनटू द प्लेन। साउथ मतलब क्या होता है, बी इनटू होना चाहिए। और नॉर्थ मतलब बी कैसा होना चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। तो नॉर्मल रूल से भी देख सकते हैं, और कुछ उसमें बुक में ऐसे एरो भी बना देता है जिससे आप थोड़ा सा उसको फील करते हुए भी कर पाए। इसका मतलब करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इस केस में सबको समझ आया, क्लियर। तो बताओ क्या सिचुएशन होगी, कैसी करंट है अगर इस तरफ साउथ बना है तो। लेफ्ट से राइट साइड से अगर व्यू करेंगे तो कैसी दिखेगी करंट, क्लॉकवाइज। 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 तो यहाँ से अगर व्यू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज। डन। आई इंड्यूस्ड कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। किसी को डाउट कोई, ओके गुड। तो अब मैं सारे प्रीवियस एग्जांपल को इसी मेथड से ट्राई करता हूँ कि आप लोग जल्दी से आंसर कर पाए। तो देखिएगा, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, प्रीवियस एग्जांपल में नॉर्थ इस तरफ लिया हुआ है। क्लोज लेके आते हैं, चले। कॉज क्या है, ये पास आ रहा है, पास आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, रुको, ये सिचुएशन है, ये पास आ रहा है तो हमें अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा। रिपेल करना पड़ेगा। सो इसे रिपेल करना पड़ेगा। तो रिपेल करने के लिए इसे कौन सा एंड बनना पड़ेगा, नॉर्थ। नॉर्थ। इसे नॉर्थ मतलब इस तरफ वाले को साउथ। तो अब बता दे यार, अगर इसे नॉर्थ बनना है तो, अगर इस एंड को नॉर्थ बनना है तो करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मतलब इसे नॉर्थ बनना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ आना चाहिए, सो करंट हो जाएगी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो देखे बहुत ही जल्दी से हम बता पा रहे हैं ना। अब पॉइंट समझ आया सबको, हाँ। ये साउथ ये नॉर्थ, और उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाना चाहिए। इसे हमने नॉर्थ बोला है ना और इसे साउथ बोला है, सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होनी चाहिए। क्लियर। इस तरीके से हमने इंड्यूस्ड को जज किया।
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये वाला साउथ था, ये वाला नॉर्थ था, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जज किया है। डन? यस सर। पक्का? चले तो एक दो और पॉइंट देख लेते हैं सिमिलर वाले। अभी मुझे लग रहा है आइडिया तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आ गया होगा। ये लूप, ये मैग्नेट अभी साउथ पोल कर देते हैं, इधर ये मूव हो रहा है। बताओ अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, अगर हमें अपोज करना है तो ये दूर जा रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए इसे क्या बनना चाहिए? नॉर्थ बनना चाहिए। तो अगर ये वाला एंड नॉर्थ दिखेगा तो अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि अगर मुझे पता है कि ये वाला एंड नॉर्थ दिखने वाला है और ये वाला एंड साउथ, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही आ रही है ना, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है, मतलब करंट कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड रूल को अच्छे से याद रखना है। तो इंड्यूस्ड करंट कैसी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एक और सिनेरियो सेम पे बनेगा, देखते हैं। साउथ नॉर्थ और इसे हम पास लेके आ रहे हैं। अब बताएं अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपेल करना पड़ेगा। और रिपेल करने का मतलब इसे क्या बनना चाहिए? साउथ बनना चाहिए। साउथ बनना चाहिए अगर रिपेल करना है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हमें समझ में आ गया है काफ़ी अच्छे से आई गेस। तो अगर ये एंड साउथ बनने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंड साउथ और ये नॉर्थ बनने वाला है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही होंगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट हैंड रूल यूज करें कि थंब इस तरफ है, तो कर्ल कैसा आएगा फिंगर्स का? इस तरफ आएगा। यस, सो इंड्यूस्ड करंट कैसी हो जाएगी? आई इंड्यूस्ड क्लॉकवाइज। समझ आया क्या यार सबको? आज काफी डिस्कशन हो गया डायरेक्शंस को लेके। अभी आगे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा डायरेक्शन रिलेटेड? नहीं सर। ओके, तो आज यार डायरेक्शन रिलेटेड हमने देखा और ईएमएफ का हमने लॉ भी देखा, फैराडेज लॉ और फ्लक्स के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में आप ये थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे कि फ्लक्स एग्जैक्टली क्या है जो आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम निकालेंगे कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है। उस फॉर्मूले को लेके हम वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि कितनी वैल्यू होती है, कैसे उसे निकाल सकते हैं। और जो भी टाइम है उसमें आप प्रीवियस जो चैप्टर हो चुका है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो चैप्टर का प्रैक्टिस भी कर लो, बेटर रहेगा। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। सर बाय ऑल।